हाँ जी बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेटे 10 ईयर डिस्कशन क्लासेस हैं ये। सिर्फ 10 ईयर इसमें डिस्कस हो रहा है। रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम थोड़ा बहुत जरूर डिस्कस करेंगे इसमें। 2018 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, एमकॉम एंट्रेंस 2018 पेपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटे। मैं जो यहाँ हूँ परवीन गोयल सर फ्रॉम एज क्लासेस। हेयर आई विल बी डिस्कसिंग अकाउंटिंग का यूनिट। अकाउंटिंग का यूनिट मतलब फाइनेंशियल अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी। इन टॉपिक को से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आज यहाँ डिस्कस करूंगा। इसी यूनिट में कॉस्टिंग की यूनिट है। कॉस्टिंग की यूनिट के क्वेश्चन पे मैं कॉस्टिंग लिख दूंगा। कॉस्टिंग के सर आपके साथ डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, तो देखो बेटे, 2018 का पेपर अगर आपने हमसे 10 ईयर ली है तो इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस इसी पेजेस पर मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। मेरे पास इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 है जो अकाउंट से रिलेटेड है। पढ़ते हैं बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बेटे दो चीजें याद रखना, एक कैश बुक होती है और एक पासबुक होती है। जो कस्टमर रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो कैश बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करता है। कैश बुक 1 कॉलम, एक मिनट है, थोड़ा साउंड की डिस्टर्बेंस है। कैश बुक 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम होती है। जब हम बीआरएस की बात करते हैं तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को कंसीडर करते हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मेरे लिए एसेट होता है, क्रेडिट बैलेंस मेरे लिए लायबिलिटी होता है। ऐसे ही पासबुक में क्रेडिट बैलेंस हो तो एसेट है, डेबिट बैलेंस हो तो लायबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं। तो नॉट ट्रू पूछा हुआ है। देखो, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है बीआरएस। नॉट ट्रू। ये एक रफ स्टेटमेंट होती है बीआरएस, जिसको कस्टमर ऑफ अ बैंक प्रिपेयर करता है इन ऑर्डर टू नो द रीजन ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो कौन प्रिपेयर करता है? कस्टमर ऑफ अ बैंक। रफ स्टेटमेंट होती है, तो नॉट ट्रू। नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ट्रू। ये पार्ट नहीं होता। सेंड बाय फर्म टू बैंक, फर्म बैंक को भेजती है, क्यों भाई, क्यों भेजेगी? नॉट ट्रू। पोस्टेड टू द लेजर, कहीं पोस्टिंग नहीं होती, नॉट ट्रू। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सी ऑप्शन फाइनल आंसर है। क्लियर? इस पेज पे बेटे क्वेश्चन नंबर 9 है जो अकाउंट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस, टाइम वेरिएंस मतलब लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आइडल टाइम वेरिएंस आता है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसकी वजह से टाइम में डिफरेंस आ रहा है वो कॉज होता है। टाइम में डिफरेंस नहीं आ रहा तो कॉज नहीं होता। इलनेस ऑफ द इंजरी ऑफ द वर्कर, ये होता है, सही है। नॉट ट्रू मतलब ये तो होता है, मतलब ये फाइनल आंसर नहीं। मशीन ब्रेकडाउन आइडल टाइम का कारण होता है, ये नॉट ट्रू नहीं है। वेज रेट इंक्रीज, रेट इंक्रीज हो जाता है तो टाइम में तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये फाइनल आंसर है, नॉट ट्रू। क्लियर? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, इसमें तो टाइम में फर्क पड़ता है ना, ये तो ट्रू है, ट्रू है। हमें नॉट ट्रू पूछा हुआ है, तो फाइनल आंसर सी है। इसके बाद बेटा इस पेज पर अकाउंट से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन, कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। ये कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, कॉस्टिंग वाले सर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ए लिमिटेड सिंगल प्रोडक्ट, सेल प्राइस दिया हुआ है 6 रुपीज। मैं यहां पर लिख देता हूं बेटे, सेल प्राइस हमें गिवन है 6। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 1.20, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 0.40। दोनों कॉस्ट को ऐड कर दें तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है 1.60। आगे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट है।
तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आता है 4.80। बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल, इनको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट टोटल आ जाएगा। ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए तो सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया। क्लियर? रिक्वायरमेंट, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10909 आंसर आ रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। अकाउंट से रिलेटेड में जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी अकाउंट से रिलेटेड है। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 18 को। बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। बेटे ये क्वेश्चन सिंकिंग फंड से रिलेट करता है। जब हम सिंकिंग फंड मेंटेन करते हैं तो एक सिंकिंग फंड होता है, एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होती है। जब भी हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, सेल करने के बाद उस पर प्रॉफिट आए लॉस आए, जो भी आए प्रॉफिट या लॉस, वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सिंकिंग फंड में। सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने के बाद हम डिबेंचर की रिडम्पशन कर देते हैं और सिंकिंग फंड का लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट, नहीं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस प्रॉफिट या लॉस है, कहां ट्रांसफर करता है? सिंकिंग फंड अकाउंट में। डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बच्चे? डी। डी फाइनल आंसर है। अगर यहां क्वेश्चन होता है बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है? वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। क्लियर? इसके बाद बेटे मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी। फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, सेल प्राइस गिवन है, आउटपुट का लेवल गिवन है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट पूछा। चलो पहले प्रॉफिट की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट दिया हुआ है 5 लाख। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? कितनी यूनिट बेची हैं? 1,50,000 यूनिट सेल करी, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन, इन दोनों का डिफरेंस 5। 7,50,000 माइनस 5 लाख, you will be getting the profit की फिगर that is 2,50,000। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 भी बस मुझसे रिलेटेड है। आउटफ्लो फंड टू एक्वायर एन एसेट दैट विल बेनिफिट फॉर बिजनेस मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। कोई भी ऐसा एक्सपेंस, कोई भी ऐसी पेमेंट जो 1 ईयर से ज्यादा का बेनिफिट देगा, कैपिटल एक्सपेंस होता है। आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? इस पेज पे बेटे क्वेश्चन नंबर 21 तक है टोटल। मुझसे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं इस पेज को स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज बेटे क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट होता है। मुझसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। व्हेन सेल इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000, प्रॉफिट इंक्रीज बाय 5,000। बेटे पीवी रेशो पूछा हुआ है। पीवी रेशो का फार्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। प्रॉफिट का चेंज 5,000 है, सेल का चेंज 20,000 है, इनटू 100, 25% आंसर आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ते हैं। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट नेट
विल अपेयर इन द बैलेंस शीट ऑफ बैंक। बैंक की बैलेंस शीट में इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स कैसे और कहां पर आएगी, इस क्वेश्चन को समझो बेटे। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का मतलब है एक पर्टिकुलर बैंक की दूसरे पर्टिकुलर बैंक के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ पैसा देना या लेना है। बैंक एक ही है, लेट अस अज्यूम आईसीआईसीआई बैंक, इसकी मॉडल टाउन ब्रांच और कमला नगर ब्रांच, इन दोनों ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। मॉडल टाउन ब्रांच ने कुछ पैसा कमला नगर ब्रांच को दिया, तो मॉडल टाउन ब्रांच की बुक्स में 10,000 का कमला नगर ब्रांच का डेबिट बैलेंस आएगा। पैसा दिया है तो लेना भी है। ऐसे ही एट द सेम टाइम कमला नगर ब्रांच की बुक्स में 10,000 का क्रेडिट बैलेंस आएगा विद द नेम कॉल्ड मॉडल टाउन ब्रांच, एमडी ब्रांच, मॉडल टाउन ब्रांच। इसी तरीके से मॉडल टाउन ब्रांच की ट्रांजैक्शन किसी और ब्रांच के साथ भी हो सकती है जो आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है। तो जब भी मॉडल टाउन ब्रांच अपनी बैलेंस शीट बनाती है इंडिविजुअली, तो वो इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट को नेट करके दिखाती है, डेबिट बैलेंस माइनस क्रेडिट बैलेंस। नेट में या तो डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा। अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो मॉडल टाउन ब्रांच के लिए वो एसेट है, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो मॉडल टाउन ब्रांच के लिए वो लायबिलिटी है। तो फाइनल आंसर होगा इसका बी, ईदर अदर लायबिलिटी और अदर एसेट। फाइनल आंसर बी, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर? अगर बच्चे कहें सर हम आईसीआईसीआई बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब भी हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं वो तो सारी ब्रांचेस को मर्ज करेगा, और जब भी वो सारी ब्रांच को मर्ज करेगा तो इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट जीरो हो जाएगी। एक ने पैसा देना है, दूसरे ने लेना है, नील हो जाएगा, तो वो तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। तो फाइनल आंसर अभी भी आप बी को ही टिक कीजिएगा, ईदर एसेट और लायबिलिटी, या तो एसेट है या लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे रिलेटेड है वो क्वेश्चन नंबर 26 है। आओ जरा, ऑन कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट। कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट का मतलब हुआ बेटे होल्डिंग कंपनी। इफ टोटल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज लेस देन परचेज कंसिडरेशन, देन डिफरेंस शुड बी ट्रीटेड एज। इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन, पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो 100 है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड लेस है, एसेट जो एक्वायर आपने करी है वो 80 है। आपने 100 की पेमेंट करी और पेमेंट करने के बाद एसेट कितना मिला, 80 रुपीज, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 100 रुपीज पे करके 80 रुपीज की एसेट आई, 20 रुपीज का लॉस हो गया। इस लॉस को गुडविल में डेबिट करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं? गुडविल में। अगर ये प्रॉफिट होता तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता। क्लियर? अब इसको ऐसे समझिए, आपने 100 रुपीज की पेमेंट करी है और एसेट कितनी पाई, 80 रुपीज की। 100 की पेमेंट करने के बाद 80 रुपीज की एसेट मिली, तो आप ये सोचिए आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। लॉस है तो गुडविल में डेबिट होगा, कैपिटल नेचर का लॉस है। इस पेज पर बेटे और कोई क्वेश्चन मुझसे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 30 से और एंड हो रहा है क्वेश्चन नंबर 38 पर। इस पेज पर भी मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इस पेज को भी मैं ट्रांसफर कर दूं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्टिंग है बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 39 मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिएगा। Accumulated provision for depreciation is in use। देखो, जब भी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, एक तो हम एसेट को नेट मेथड पर मेंटेन करते हैं। इसका मतलब डेप्रीसिएशन की एंट्री डालते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये नेट मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है बच्चे? नेट मेथड। डेप्रीसिएशन की एंट्री के लिए एक और एंट्री होती है, डेप्रीसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों ही एंट्री डेप्रिसिएशन की हैं। एक है नेट मेथड ये वाला, एक है कॉस्ट मेथड। तो पूछना क्या चाहता है, इफ एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज इन यूज, मतलब कॉस्ट मेथड है, एंट्री फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन वुड बी, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट गलत है, नन ऑफ दीज, क्रेडिट प्रोविजन अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट, क्रेडिट एसेट अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो फाइनल आंसर ये है सी। सर एंट्री तो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो बेटे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया, डेप्रिसिएशन को डेबिट करने की प्लेस पे इसने क्या बोल दिया, P&L डेबिट। सही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो ठीक है। तो फाइनल आंसर सी है। बेटे इस पेज पे अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइजेस फीफो मेथड, राइजिंग प्राइजेस का एक एग्जांपल लिख रहा हूं बेटे, प्राइस 100, 200, 400, फीफो मेथड। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अगर करोगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अगर करोगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 400 पर, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट मोर। ढूंढ लीजिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लोएस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट गलत है, और सारे ऑप्शन गलत है। तो इस पेज को भी मैं कंप्लीट कर चुका हूं बेटे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन 47 से स्टार्ट हो रहा है। मुझसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 49 है। ये क्वेश्चन AS6 पर है जो ओल्ड क्वेश्चन है। आज के सिनेरियो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डिलीट हो चुका है जो डेप्रिसिएशन पे था। ये जब भी था तो डेप्रिसिएशन कौन सी एसेट पे चार्ज होता था, टेंजिबल एसेट्स पर, दैट इज जिसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ थी। तो यहां पर आंसर गुडविल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लिमिटेड यूजफुल लाइफ नहीं होती, तो ये नहीं हो सकता। नॉट एप्लीकेबल ऑन, इनमें से किसी पर एप्लीकेबल नहीं है, ऑल ऑफ दीज, ये फाइनल आंसर है ही नहीं, छोड़ दीजिए। ऑल ऑफ दीज वैसे इसका फाइनल आंसर होगा क्योंकि इनमें एप्लीकेबल नहीं होता, तो ऑल ऑफ दीज नॉट, ये सही है, ऑल ऑफ दिस पे एप्लीकेबल नहीं होता। बट ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है क्योंकि AS6 डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे जो मुझसे रिलेटेड है वो क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। कंपनी मेड अ सिंगल प्रोडक्ट, इनकर्ड फिक्स्ड कॉस्ट इतना, 30,000 का फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया हुआ है, एनुअल सेल दी हुई है 7,000 यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, 3000 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 54 कॉस्टिंग वाले सर डिस्कस करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट पेज भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कॉस्टिंग वाले सर डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 57 कॉस्टिंग वाले सर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 ये बोलता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नन ऑफ द अबव, ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू बिहेव एथिकली इन सोसाइटी, सही लग रहा है। ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बिहेव एथिकल वे, सही लग रहा है। ऑब्लिगेशन ऑफ एन नेशन टू बिहेव लेजिटिमेट वे इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक लग रहा है। तो बेटे ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी पूछी हुई है? अगर इंडिविजुअल की पूछी हुई है तो बी ऑप्शन सही है। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस पूछा हुआ है तो सी ऑप्शन सही है। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन पूछा हुआ है तो सी और डी ऑप्शन सही है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मान के चलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड,
उसने हमसे पूछा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इट इज अज्यूम्ड कि बिजनेस होगा ये, तो इसके लिए फाइनल आंसर क्या होगा, दैट इज सी, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी, आपको अज्यूम करके इनके आंसर देने पड़ते हैं। अदरवाइज क्या है, बी भी सही है, सी डी तीनों सही है पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ना लिखा हो तो क्या अज्यूम करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, दैट इज सी फाइनल आंसर। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अकाउंट से रिलेट कर रहा है वो क्वेश्चन नंबर 63 है। व्हेन अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। बेटे जब हम अमलगमेशन की यूनिट करते हैं तो ये पता होना चाहिए दो तरीके का अमलगमेशन हो सकता है, इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर। 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो मर्जर है, एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाई तो परचेज है। अकाउंटिंग मेथड, अगर वो परचेज है तो परचेज मेथड यूज होता है, अगर वो मर्जर होता है तो कौन सा मेथड यूज होता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। और मर्जर कब होता है, जब 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 64, पढ़ते हैं। डैश इज द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट इन अ कैप्सूल फॉर्मेट। डैश इज द समरी ऑफ फंक्शनल बजट, जितने भी ऑपरेशनल बजट है उनकी सारी समरी एक ही जगह आती है, मास्टर बजट। इसको समरी करके दे दिया जाता है, मास्टर बजट। इस पेज पे बेटे क्वेश्चन नंबर 68 तक है, मुझसे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 69 से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, 69 से लेके 76 तक मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर भी। नेक्स्ट पेज 77 से स्टार्ट हो रहा है बेटे, यहाँ पर मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 81 है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी इज कंसीडर्ड है। अगर बेटे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है तो एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, और कैपिटल प्रॉफिट है तो इसको कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। ये ऑप्शन फाइनल आंसर है, कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। अगर ये कैपिटल लॉस होता है तो गुडविल में डेबिट करते हैं, याद रखिएगा। इसी पेज पर बेटे क्वेश्चन नंबर 83 है, शेयर्स कैपिटल सस्पेंस अकाउंट। शेयर कैपिटल सस्पेंस अकाउंट कब क्रिएट करते हैं बेटे, कभी कभी हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है और बैलेंस शीट बनाने से पहले अलॉटमेंट नहीं हुई, तो जितना एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव होता है वो इस अकाउंट में रखा जाता है, जिसको शेयर कैपिटल सस्पेंस अकाउंट, शेयर सस्पेंस अकाउंट भी बोलते हैं। When application money received but balance sheet is prepared before allotment of share. एप्लीकेशन मनी मिल गया है, अभी बैलेंस शीट बनानी है बट अलॉटमेंट नहीं हुई, तो ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पेज पर बेटे मुझसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 84। पहले इन मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन का मतलब हम ऐसी मेक वर्सेस बाय की स्टेटमेंट बनाते हैं। यहां परचेज प्राइस लिखते हैं, यहां वेरिएबल कॉस्ट, रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट वगैरह लिखते हैं। इट इज प्रॉफिटेबल टू बाय फ्रॉम आउटसाइड ओनली व्हेन सप्लायर प्राइस इज बिलो द फर्म्स ओन रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट में क्या क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट आता है, रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट आता है। पढ़ते हैं, फिक्स कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट नहीं, प्राइम कॉस्ट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होती है। इसी पेज पे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है जो मुझसे रिलेटेड है। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एक पर्टिकुलर कॉस्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। विच डू नॉट चेंज इन टोटल, टोटल में चेंज नहीं होती, यस। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंज इन द आउटपुट, आउटपुट चेंज हो जाए, टोटल में फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, फाइनल आंसर है ये। पढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन, विच चेंजेस इन टोटल इन प्रपोर्शन ऑफ द आउटपुट, आउटपुट के प्रपोर्शनेटली चेंज होती है, गलत है। रिमेन सेम फॉर ईच यूनिट, यूनिट पर सेम रहती है, पर यूनिट सेम नहीं रहती। विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, गलत है, फिक्स नहीं है, वो सेमी वेरिएबल है। तो फाइनल आंसर इसका ए है।
इस पेज पे बच्चे मुझसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 मुझसे रिलेटेड है। एज पर सेक्शन 78 लिखा था बट ये 52 है। अब कंपनीज एक्ट, अमाउंट कलेक्टेड ऑन प्रीमियम और सिक्योरिटी कैन नॉट बी यूटिलाइज। तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिस्काउंट ऑन इशू, बायबैक, बोनस इशू। यहां पर यूज हो सकता है। 5 ऑप्शंस है। बायबैक यूज हो सकता है, परचेज इन फिक्स्ड एसेट यूज नहीं हो सकता है। फाइनल आंसर है। यहां पर यस लिख देते हैं, यहां पर यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग ये बेटे याद करने वाला है ल्यूका पिस्चोली। सी ऑप्शन फाइनल आंसर। और कोई अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ एमकॉम एंट्रेंस 2018। थैंक यू बच्चों।